बदलने वाली एक खबर है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। चक्रवाती तूफान अम्फान कल दोपहर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट से टकराएगा। इस दौरान 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चल सकती है। दीघा तट पर चक्रवात आने के पहले ही तेज बारिश के साथ हवा और आंधी शुरू हो चुकी है। सुंदरबन इलाके में बीएसएफ की टीम बोट के जरिए पेट्रोलिंग कर रही है। जानमाल के नुकसान रोकने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं। तटीय गांव खाली कराए जा रहे हैं। अब तक पश्चिम बंगाल के 3 तटीय जिलों के 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। मछुआरों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। शुरू से हमने मॉर्निंग से जो है अपनी पेट्रोलिंग लगातार की और लोगों को अवेयर किया और गांव में भी जगह जगह जाकर के लोगों को अवेयर किया। और जो लोग इवैक्यूएट हो रहे थे तो उनको सही सलामत जो हमारे प्रशासन के द्वारा सेट किए हुए जगह हैं जो फिक्स की हुई, वहां जाकर के उनको इवैक्यूएट करके वहां पे शिफ्ट किया है। अम्फान तूफान की रफ्तार से केंद्र भी अलर्ट पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात कर हर मदद का भरोसा दिया है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर के कल हमारे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पर इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे चले इसकी भी उन्होंने चर्चा की है और किस तरीके से वहां पर राहत पहुंचाई जा सके इसकी भी चर्चा की है। जम्मू कश्मीर में आज से नई डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, जिससे अब पाकिस्तान से आकर बसे शरणार्थियों का इंतजार खत्म होगा। डोमिसाइल नियमों की अधिसूचना के मुताबिक पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी निवास और नौकरी समेत सभी अधिकार मिलेंगे। राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग घर खरीद पाएंगे। वाल्मीकि समाज जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी कहलाएंगे। वाल्मीकि समाज के लोग पंचायत चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नया डोमिसाइल नियम स्वागत योग्य कदम है। अब कश्मीरी पंडितों के बच्चों को घाटी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकेगा। वहीं कांग्रेस सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है। भारत सरकार ने कश्मीर के अंदर जो सर्कुलर जारी किया है वो इस समय पर जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, विपक्ष आपको मदद करने को तैयार है, आपने ये सर्कुलर गलत जारी किया है। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल के कमांडर जुनैद सहराई समेत 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारा गया हिजबुल कमांडर तहरीके हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा था। एनकाउंटर में मारा गया दूसरा आतंकी तारिक पुलवामा और शोपिया में एक्टिव था। आतंकियों की मौत के बाद पुलवामा में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहां पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का और इसको किसी न किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। इससे पहले 6 मई को सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में इस साल जनवरी से अब तक 73 आतंकी मारे जा चुके हैं। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे को अब किसी भी राज्य से अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृह मंत्रालय ने मजदूरों के रेल सफर के लिए 1 मई के सर्कुलर को वापस लेते हुए अलग से एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एसओपी जारी होने से श्रमिक ट्रेनों के लिए राज्यों की मंजूरी लेना जरूरी नहीं होगा, यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में रेल मंत्रालय बिना राज्यों की अनुमति के श्रमिक ट्रेन भेज सकेगा। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर आज एक बार फिर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए। इन मजदूरों के बीच ये अफवाह फैली थी कि बांद्रा से आज एक साथ 3 या 5 ट्रेनें रवाना होने वाली हैं। इसी अफवाह पर यकीन कर प्रवासी मजदूर स्टेशन पर जमा हो गए, लेकिन यहां आने पर इन्हें पता चला कि सिर्फ एक ही ट्रेन है जो दोपहर 12 बजे बिहार के लिए रवाना हो गई। इसके बाद मजदूर हंगामा करने लगे। समझाने आई पुलिस पर पथराव कर दिया। हालांकि पुलिस ने सभी मजदूरों को घर भेज दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में इस वक्त कोरोना के 35,058 केस हैं, जबकि 1249 मरीजों की मौत कोरोना से हो चुकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर बीजेपी ने आज राज्यपाल से मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार की शिकायत की है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि कोरोना के मामलों से सही तरीके से नहीं निपटा गया। बसों को लेकर अपनी फजीहत के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को बसों के लिए नया ऑफर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम आपको कल 200 बसों की नई सूची दिलाकर बसें उपलब्ध करा देंगे। बेशक आप इस सूची की भी जांच कीजिएगा। लोग बहुत कष्ट में हैं, दुखी हैं, हम और देर नहीं कर सकते। यूपी की आगरा सीमा पर आज पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया, जिस पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार को मजदूरों के लिए बस का चिट्ठी लिखकर ऑफर दिया था, जिस पर यूपी सरकार ने आरोप लगाया था कि बसों की लिस्ट में कई ऑटो, कार और बाइक के नंबर हैं। श्रमिकों की हालत पे कांग्रेस, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी खुद इनके ऊपर खुद पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,970 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 1,01,039 केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से अब तक 3,163 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 39,174 मरीज इलाज से ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना से 0.2 मौत हो रही है, जबकि दुनिया में इतनी ही आबादी पर 4.1 मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। बैठने की व्यवस्था और बात करने के लिए 1 मीटर की दूरी जरूरी होगी। मुंह को मास्क या कपड़े से ढकना जरूरी होगा। बीमार होने पर लोकल प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य है। अगर किसी दफ्तर में कोरोना का केस मिलता है तो पिछले 48 घंटे में जहां जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे डिसइंफेक्ट करना जरूरी होगा। किसी ऑफिस या बिल्डिंग में कोरोना के कई केस मिलने पर पूरे दफ्तर को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। जब तक उस ऑफिस को डिसइंफेक्ट कर सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक सभी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में काफी तेजी से बढ़े हैं। 500 नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 10,544 हो गए हैं। कोरोना की वजह से अब तक 168 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस के 2 स्टाफ आज कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद करीब 5 लाख दुकानें खुली। हालांकि इन दुकानों में ग्राहक नहीं के बराबर थे। सड़कों पर भी ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा चलते दिखे। आज हम डीएनए की शुरुआत एक नए तरीके से करना चाहते हैं। आप हर रोज 9 बजे मुझसे मिलते हैं। आप डीएनए को बहुत पसंद करते हैं। आपका मनपसंद शो है डीएनए, और आप ये शायद समझते होंगे कि मैं अकेले ही ये पूरा काम करता हूं। और बहुत बार आप मेरी तरह जो हमारे जी न्यूज़ के दूसरे एंकर्स हैं उनसे मिलते हैं। इसी तरीके से आप हमारे रिपोर्टर्स को अपनी स्क्रीन पर देखते रहते हैं। उनके नाम भी आपको याद होंगे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हमारे अलावा जी मीडिया कॉरपोरेशन में 2500 लोग काम करते हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो कभी आपकी टीवी स्क्रीन पर नहीं आते। उनके नाम आप नहीं जानते। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी आवाजें आप सुनते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अलग अलग प्रोग्राम्स बनाकर देते हैं। आपके लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं। यानी किसी भी चैनल में एक बहुत बड़ी टीम होती है जो हम लोगों के पीछे काम करती है और हमारी मदद करती है। इसलिए आज हम आपका परिचय अपने उन लोगों से कराना चाहते हैं जो ये जानते हुए कि आप कभी उन्हें पहचानेंगे नहीं, ये जानते हुए कि आप कभी उनके नाम नहीं जानेंगे, उन्हें मीडिया की वो चकाचौंध नहीं मिलेगी, फिर भी पूरा दिल लगाकर आपके लिए दिन रात काम करते हैं। और इस बार कोरोना के इस दौर में अपनी जान की बाजी लगाकर ये सारे लोग लगातार काम करते रहे एक वॉरियर की तरह। इसीलिए इन्हें हमने जी वॉरियर्स का नाम दिया है। आपको याद होगा हमारे 29 जी वॉरियर्स इस समय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन उनके हौसले और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। और आज आपको भी हमारे इन तमाम साथियों की हिम्मत को सलाम करना चाहिए। और आज हम आपका परिचय इन्हीं बहादुर लोगों से कराना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी सिंह और मैं हूँ जी वॉरियर। मेरा नाम गीतिका है, मैं हूँ जी वॉरियर। मैं निशांत हूँ और मैं एक जी वॉरियर हूँ। मैं रिजवान बोल रहा हूँ। मैं रोहित जुगलान। मैं हार्दिक दवे और जी न्यूज़ के वो 29 लोग जो कोरोना संक्रमित हैं, उनमें से मैं एक हूँ। कल तक मैं ऑफिस में काम कर रही थी, एक वॉरियर की तरह काम कर रही थी। पहले भी हम
वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे और आज भी हम इससे फाइट करने के लिए एक वॉरियर की तरह ही लड़ रहे हैं। जब हम जानते हैं कि हम लोगों तक सही स्पष्ट जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां पर हमें बाहर जाना है, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो ऐसे में रिस्क पर तो हम हमेशा से थे, लेकिन हम अपने काम से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हम लड़ते रहे, अपना काम करते रहे। इस वक्त पर भी कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, हम कहीं लापरवाह हो गए, हमारा संस्थान लापरवाह हो गया। तो इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूँ कि क्योंकि मैं वहां काम कर रहा था, रोज सैनिटाइजेशन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, संस्थान और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अगर आप मेरे यहाँ होने से खुश हैं तो असल में बीमार मैं नहीं, आप हैं। आप यकीन मानिए, हम वो वॉरियर्स हैं जो इस युद्ध के मैदान में ना युद्ध का मैदान छोड़ेंगे, ना हथियार डालेंगे और इस युद्ध को जीत के वापस भी आके दिखाएंगे। ये सभी लोग अभी अलग अलग अस्पतालों में हैं और कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे हैं और जी न्यूज का पूरा परिवार इनके साथ मजबूती से खड़ा है क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन हमारे देश में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग को ये बात अच्छी नहीं लग रही। वो गैंग बहुत खुश है, वो लोग तालियां बजा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि हमारे इतने सारे लोग अस्पताल में पहुंच गए। ये गैंग जी वॉरियर्स की हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सब लोग मिलकर जी न्यूज को, पहले आपने देखा होगा कई दिनों से जी न्यूज के हेडक्वार्टर को सील करने की मांग कर रहे थे। जी न्यूज का हेडक्वार्टर सील हो चुका है। अब ये चाहते हैं कि जी न्यूज पर हमारी और आपकी जो बातचीत है ये भी बंद हो जाए, हमारी आवाज आप तक ना पहुंचे, हम कभी भी आपके घरों तक ना पहुंच पाएं, ऐसा ये चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनके एजेंडे को अगर कोई रोकने वाला है तो वो हम लोग हैं। आप सब जानते हैं मीडिया जरूरी सेवाओं का हिस्सा है और हमारे तमाम साथी, चाहे हमारे चैनल के हों चाहे किसी और चैनल के हों, तमाम मीडिया में जितने भी लोग हैं वो सब फ्रंट लाइन पर काम करते हुए इस स्थिति में आज अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए खबरें पहुंचा रहे हैं और इसमें हम सब चैनल के लोगों को शामिल कर रहे हैं, अकेले हम नहीं हैं। और हमारे चैनल में भी ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर भी ये गैंग अपने एजेंडे से पीछे नहीं हट रहा। हमारे लोगों के दुख में ये लोग अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, हमारी बीमारी में ये लोग अपना जश्न ढूंढ रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि जिन अस्पतालों में काम करते हुए हमारे बहादुर डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित होते हैं, क्या उन अस्पतालों को सील कर दिया जाए? हमारे कितने सारे पुलिसकर्मी कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं, तो क्या उन सारे पुलिस थानों को सील कर दिया जाए, पुलिस के काम को रोक दिया जाए? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी भी जरूरी सेवाओं का हिस्सा हैं और उनके काम में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह हम भी अपने इस रोल में देश की सेवा कर रहे हैं, आपको हर रोज सही और सच्ची खबरें पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस दौर में जब लगातार फेक न्यूज फैल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया का यह कर्तव्य है कि वो आप तक सही जानकारियां पहुंचाएं ताकि आप सही फैसले ले सकें। आपको याद होगा जब दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर में सैकड़ों लोग पॉजिटिव पाए गए थे तबलीगी जमात के, तब इनमें से एक आदमी ने उस इमारत को सील करने की मांग नहीं की थी। जब तबलीगी जमात के लोग हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे डॉक्टर्स को परेशान कर रहे थे, उन पर थूक रहे थे, नर्सेस से बदतमीजी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए थे, पुलिस के सामने नहीं आ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तब इनमें से एक आदमी बाहर निकलकर यह नहीं बोला कि ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन अब ये सारे के सारे लोग अपने अपने बिलों से बाहर आ चुके हैं और इनका मिशन सिर्फ जी न्यूज के खिलाफ दुष्प्रचार करना है। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह जी न्यूज की आवाज दब जाए और इस काम में इनकी मदद के लिए कुछ खास वेबसाइट्स हैं और सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ खास लोग हैं जिनको ये काम करने के लिए पैसा मिलता है। टुकड़े टुकड़े गैंग उनकी फंडिंग करता है। इसमें से बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जैसे एक एक्टिविस्ट हैं एक जिनका नाम है प्रशांत भूषण।
वो अपने आप को वरिष्ठ वकील बताते हैं। उसी तरह और बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं और डिजाइनर पत्रकार हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन इन सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत अब हमसे लड़ने में लगा दी है। इन सब लोगों की सारी दुश्मनी हमसे है और इसी दुश्मनी के तहत पहले हमारे खिलाफ गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज हुई, फिर पाकिस्तान से धमकियां आने लगी क्योंकि पाकिस्तान में भी इन्हीं की टीम के लोग बैठे हुए हैं। और अब हमारे साथियों के प्रति सहानुभूति और संवेदना दिखाने की बजाय ये गैंग, वही लोग अब जी न्यूज के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहे हैं। यानी हमारी इस दुख की घड़ी में भी ये लोग खुश हैं। हैरानी की बात यह है कि चाहे केरल की FIR हो, चाहे धमकियां हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे हमारी कवरेज अयोध्या को लेकर रही हो, ये एक ही जमात है, एक ही ग्रुप है। वही लोग हेर फेर कर बार बार सामने आ रहे हैं और इस बार भी वही लोग आ रहे हैं। वही कुछ खास वेबसाइट्स हैं जिनके फंडिंग कहीं बाहर से होती है। लेकिन हम इनके इस एजेंडे को नेगेटिविटी से नहीं, पॉजिटिविटी से हराएंगे। ये काम हमारे अलावा हमारे वो 29 साथी भी आज करेंगे जो इस समय कोरोना से पीड़ित हैं। आज इनमें से कुछ साथियों ने हमें अस्पताल के अपने बेड से अपने संदेश भेजे हैं, आपके लिए संदेश भेजे हैं। आज हम आपका परिचय उन्हीं जी वॉरियर से करवाएंगे जो नफरत के इस एजेंडे के बावजूद पूरे जज्बे के साथ इस घड़ी का सामना कर रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जीवन में पूरी तरह पॉजिटिव बने हुए हैं। आज सबसे पहले आप मिलिए मीनाक्षी सिंह से। मीनाक्षी ने जी न्यूज के साथ अपना सफर करीब 1 साल पहले शुरू किया था। मीनाक्षी पत्रकारिता की चुनौतियों और अपने कर्तव्यों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और यही वजह है कि इस संकट के समय भी उन्होंने अपनी 2 साल 9 महीने की बच्ची को घर पर छोड़कर हर रोज ऑफिस आने का फैसला किया। मीनाक्षी इस समय अस्पताल में है और इनके पति फिलहाल कोलकाता में है। मीनाक्षी के पति अम्फान तूफान की वजह से इस समय कोलकाता में ही फंसे हुए हैं। वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाए। ये चुनौतियां किसी को भी तोड़ सकती हैं। वो एक मां है, वो एक पत्नी है और एक पत्रकार भी है। लेकिन मीनाक्षी का जज्बा तूफान और कोरोना के सामने चट्टान बनकर खड़ा है। 3 साल के छोटे बच्चे को घर पर छोड़कर काम पर आना ऐसे दौर में आसान नहीं होता। मीनाक्षी के पास भी करोड़ों लोगों की तरह लॉकडाउन में रहने का मौका था, वर्क फ्रॉम होम करने का भी मौका था। लेकिन उन्होंने तय किया कि वो जी न्यूज के अपने साथियों को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगी और वो लगातार न्यूज रूम आती रहीं, आपके बीच जानकारियां पहुंचाती रहीं और इस बीच उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ। जांच रिपोर्ट आने के बाद मीनाक्षी थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उन्होंने हालात से लड़ने का फैसला किया। मीनाक्षी की बेटी को उनके छोटे भाई के साथ घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि एक पत्रकार होते हुए मां की जिम्मेदारी निभाना, पत्नी की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मीनाक्षी चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ी हैं और उन्होंने आज आपके लिए ये संदेश भेजा है अस्पताल से। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी सिंह और मैं हूं जी वॉरियर। जी हां, कल तक मैं ऑफिस में काम कर रही थी, एक वॉरियर की तरह काम कर रही थी और वहां फ्रंट लाइन पे आप तक हर कोरोना से जुड़ी जानकारी और देश भर की जितनी खबरें थी वो पहुंचा रही थी। लेकिन आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो अस्पताल में हूं और मुझे पता है कि एक वॉरियर की तरह इस लड़ाई को भी मैं लड़कर आप सबके सामने जल्दी वापस आऊंगी, दोबारा काम करूंगी और दोबारा ऑफिस में आप लोगों के साथ नजर आऊंगी। अब आप जी न्यूज के सबसे युवा पत्रकारों में से एक हार्दिक दवे से मिलिए। हार्दिक सिर्फ 24 साल के हैं और वो जी न्यूज में आधे घंटे के कुछ स्पेशल शोज बनाते हैं जो आप कई बार देखते हैं। वो वॉइस ओवर्स भी करते हैं, यानी जी न्यूज पर दिखने वाली कहानियों को अपनी आवाज देते हैं। ये जिम्मेदारियां निभाने के बाद हार्दिक के पास अपने लिए जो समय बचता है उसमें ये हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। हार्दिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पास आउट हैं और उन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई भी की है। हार्दिक अक्सर कहते हैं कि स्थितियां वैसी नहीं होती जैसी आपको दिखाई देती हैं, बल्कि स्थितियां वैसी हो जाती हैं जैसा आप उन्हें मानते हैं। हार्दिक के माता पिता इंदौर में रहते हैं और हार्दिक अपने घर से इतनी दूर पत्रकारिता में अपना नाम बनाने के लिए आए हैं। अब आप सोचिए, 24 साल की जिस उम्र में देश के कई युवाओं को यह भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें आगे चलकर करना क्या है, उस उम्र में हार्दिक ने पत्रकारिता को अपने पेशे के तौर पर चुना और इस पेशे से अपना प्यार निभाते निभाते आज वो कोरोना वायरस तक पहुंच गए।
हार्दिक कोरोना से अपनी लड़ाई और पत्रकार के तौर पर अपनी भूमिका को लेकर आपसे आज कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने भी अस्पताल से ये वीडियो आपके लिए भेजा है। नमस्कार, मैं हार्दिक दवे और जी न्यूज के वो 29 लोग जो कोरोना संक्रमित हैं उनमें से मैं एक हूं और मेरी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव है। जब हम लोग फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, जब हम जानते हैं कि हम लोगों तक सही स्पष्ट जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां पर हमें बाहर जाना है, अपना काम अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो ऐसे में रिस्क पर तो हम हमेशा से थे। जब देखते हैं कि ट्विटर पर सवाल उठ रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, हम कहीं लापरवाह हो गए, हमारा संस्थान लापरवाह हो गया, तो इस बात की गारंटी तो मैं दे रहा हूं कि क्योंकि मैं वहां काम कर रहा था, रोज सैनिटाइजेशन हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, संस्थान और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन एक इंसान वायरस से नहीं लड़ सकता, वायरस के फैलने को नहीं रोक सकता था। मास्क लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, सब कुछ ध्यान रखा, लेकिन अगर हम हो गए हैं संक्रमित तो हमारा मन जानता था कि हम एक रिस्क के साथ काम कर रहे हैं। और अगर इतने लोग संक्रमित हुए हैं तो सबके सब एसिम्प्टोमेटिक हैं। हम जानते हैं कि हमारा मन इतना मजबूत है कि हम यहां से ठीक होकर निकलने वाले हैं। तो आप लोग जो ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं ना, #ZWarriors, सच कह रहा हूं, ये है वो ताकत, ये है वो शक्ति और ये है वो हिम्मत जो हमें यहां पर मिल रही है। और इस वजह से मैं मात्र 2 दिन के अंदर, अभी मुझे कल आया था मैं यहां, मैं 2 दिन के अंदर ये महसूस कर रहा हूं कि आई एम अ विनर, लिटरली आई एम अ जी वॉरियर। मैं संस्थान का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सही समय पर, जब मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी दी। जब मुझे क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया तो मुझे एक अच्छी जगह पर रखने की जिम्मेदारी संस्थान ने उठाई। मुझे इकोनॉमिकली नहीं बल्कि एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट जो देना चाहिए वो हमारे एचआर ने दिया। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये संस्थान की लापरवाही थी और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये मेरी लापरवाही थी या बाकी 29 लोगों की लापरवाही। ये बस एक सामान्य सी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है और आसानी से फैल सकती है। लेकिन अगर आपको इससे बाहर निकलना है, इससे लड़कर जीतना है, तो बस एक चीज ध्यान रखिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। और आपकी इतने सारे सहयोग, इतने सारी पोस्ट और वो जो जितने भी सपोर्टिव स्टेटमेंट्स आए हैं, उन सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों के कारण हम स्ट्रांग हैं। और ये तय है कि 14 दिन बाद वही जानकारी जो हम थोड़े दिन पहले तक आपको दे रहे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में, बिल्कुल उसी ऊर्जा के साथ आपको सभी सही जानकारी आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कल आपने जी वॉरियर्स के लिए इतने अच्छे संदेश भेजे, इतना प्यार भेजा, इतना सम्मान उनका किया। आज ये सारे लोग अपने अपने अस्पतालों में कितने खुश हैं, कितनी हिम्मत इन्हें मिली है आपके उन शब्दों से। अब आपको जी न्यूज की उस महिला पत्रकार से मिलना चाहिए जो हमारे शब्दों को ग्राफिक्स का रूप देती है। इनका नाम है गीतिका अरोड़ा। जी न्यूज पर जो आंकड़े और जानकारियां आप ग्राफिक्स के रूप में देखते हैं, उन्हें गीतिका ही ये आकार देती हैं। गीतिका भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इससे उनकी पॉजिटिविटी में कोई कमी नहीं आई। गीतिका का 9 साल का एक बेटा है जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी गीतिका की है। मीनाक्षी की तरह गीतिका भी 2 परिवारों के बीच बट गई हैं। एक उनका परिवार है जिसका उन्हें ख्याल रखना होता है और एक जी का परिवार है। गीतिका को खाना बनाने का बहुत शौक है और ये अक्सर जी न्यूज के न्यूज रूम में अपने साथियों के लिए उनकी डिमांड पर कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर लाती रहती हैं। गीतिका जीवन की चुनौतियों का सामना हमेशा मुस्कुराकर करती हैं और आज भी उन्होंने बहुत मुस्कुराकर आपके लिए संदेश भेजा है। हाय, मैं हूँ जी वॉरियर। मेरा नाम गीतिका है। मेरे को कल ही पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुई हूँ। पहले भी हम वॉरियर की तरह फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे और आज भी हम इससे फाइट करने के लिए एक वॉरियर की तरह ही लड़ रहे हैं। उम्मीद है जल्दी हम ठीक होकर वापस अपने ऑफिस जाएंगे और वहाँ भी एक वॉरियर की तरह ही दोबारा लड़ते हुए फ्रंट लाइन पे नजर आएंगे। थैंक यू। अब जी न्यूज की इस टीम में एक और युवा पत्रकार से मिली है जिनका नाम है रोहित जुगलान। 28 साल के रोहित भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रोहित का काम भी आप तक खबरें पहुंचाना है। रोहित जी न्यूज की टीम के उन प्रोड्यूसर्स में से एक हैं जो रात भर खबरों का विश्लेषण करने के बाद सुबह सुबह आपके लिए स्पेशल शोज लेकर आते हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो रोहित रात भर जागकर आपके काम की खबर ढूंढ रहे होते हैं ताकि आपको सुबह सुबह उठते ही नई नई जानकारियां मिलें, क्योंकि रोहित नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे आजकल। रोहित को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और ये जबरदस्त फील्डिंग भी करते हैं, यानी चाहे क्रिकेट की गेंद हो या कोई खबर, ये कभी भी मिस नहीं करते। रोहित कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर क्या कहते हैं, इन्होंने भी एक वीडियो आपके लिए भेजा है, सुनिए आप। नमस्कार, मैं रोहित जुगलान, मैं जी मीडिया से हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ
मेरा ये वीडियो मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो #कोरोनावॉरियर्स यूज़ करके हमारे लिए मोटिवेटिंग मैसेजेस भेज रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ भेज रहे हैं आप लोग, और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मेरा ये संदेश आप लोगों के लिए खास इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरह का समर्थन आप दिखा रहे हैं, आपने हमेशा, जी मीडिया ने सच के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आप लोगों ने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है। इस वक्त पर भी कुछ लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बता दिया है कि हमारा जो देश है उसका जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। इट इज़ ट्रुथ दैट कॉन्कर्स। ये सारी बातें जो आपने उन लोगों को बताई है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी मीडिया की तमाम टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आप लोगों को। जो जी वॉरियर लगातार ट्रेंड कर रहा है, लाखों ट्वीट्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम बहुत जल्द एक बार फिर फ्रंट लाइन पर होंगे आप लोगों के साथ। यहाँ से निकलने के बाद, इस लड़ाई को जीतने के बाद एक बार फिर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है और उस लड़ाई में एक बार फिर अव्वल आना है, सिरमौर बने रहना है। अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और इस लड़ाई में हमारा साथ देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको उस जी वॉरियर से मिलवाना चाहते हैं जिनमें सबसे पहले कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी और इनका नाम है मनीष मृणु। मनीष फिलहाल नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे और इन पर उन तमाम खबरों की जिम्मेदारी होती है जो आप सुबह सुबह जी न्यूज पर देखते हैं। आप मनीष को जी न्यूज का वो विसल ब्लोअर भी कह सकते हैं जिन्होंने अपने लक्षणों की सबसे पहले जानकारी दी थी। मनीष ने ही उन लोगों की पहचान की जो उनके संपर्क में आए थे, क्योंकि मनीष हमारे ऑफिस में संक्रमण का शिकार हुए पहले व्यक्ति थे। पिछले सोमवार को इन्होंने बताया था कि इन्हें ऐसा लग रहा है, इनके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। उसके बाद ही इन्होंने ऑफिस आना बंद कर दिया। हमने इनसे कहा कि अब आप ऑफिस मत आइए, ये अपने घर चले गए। उसके बाद इन्होंने अपना टेस्ट कराया और इस शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को वो टेस्ट कंफर्म्ड आया जिसमें ये पॉजिटिव मिले और उसके बाद इनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संपर्क में जितने लोग थे उनकी लिस्ट बनाई गई और फिर उनका टेस्ट कराया गया और उनमें से ये 28 लोग और पॉजिटिव मिले जिनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। यानी मनीष हमारे पहले सिपाही थे जो इस संक्रमण का शिकार हुए थे। मनीष इस समय दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। आप कोरोना वायरस से कैसे लड़ सकते हैं, इसे लेकर मनीष के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वो आपको कुछ टिप्स भी दे सकते हैं, इसलिए आपको मनीष का ये संदेश जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने अस्पताल से आपके लिए भेजा है। मैं जी न्यूज का पेशेंट नंबर 0 हूँ जिसको सबसे पहले कोरोना हुआ था। कोरोना मुझे सोमवार को दोपहर के आसपास मुझे हल्का सा बुखार और गले में खराश हुआ। उसके बाद चूंकि मैं नाइट शिफ्ट में था तो सोमवार यानी कि 11 को मैं ऑफिस गया और रात को हल्का सा बुखार था, करीब 99 के आसपास था। खुद को अनईजी फील करते हुए होने की वजह से मैं जो है सुबह 6:30 बजे ऑफिस से निकल गया, घर आया और खुद को मैंने क्वारंटीन कर लिया। ट्यूसडे को दिन भर घर में मैं रेस्ट किया। वेडनेसडे को मैंने टेस्ट करवाई अपनी, तो उसके बाद मुझे फ्राइडे को रिपोर्ट मिली जो पॉजिटिव था। जैसे ही मुझे रिपोर्ट के बारे में पता चला इमीडिएट मैंने ऑफिस को बताया और उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी दी जिसके मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क में आया था और मैंने अपने ऑफिस के बॉसेस को, HR को, पूरी टीम को इस बारे में अलर्ट किया। उसके बाद HR ने मेरी काफ़ी मदद की क्योंकि उस समय मैं काफ़ी डर गया था। फ्राइडे को फिर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, उसके बाद से मेरा यहाँ इलाज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत में मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन ऐसा इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ बेसिक रूल्स और प्रोटोकॉल है जिसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। ये दूसरे बुखार की तरह ही एक बुखार है जो आपको दवाई दी जा रही है, जो आप अच्छे खान पान कर रहे हैं उससे आपको बहुत फायदा होता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं जी न्यूज का एक वॉरियर हूँ और मैं जिस तरह से हमने खबरों के लिए लड़ाई लड़ी है वैसे ही मैं कोरोना से लड़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के बाद वापस से मैं खबरों आऊँगा और आपको खबरें बताऊँगा, क्योंकि मैं जी न्यूज़ का एक वॉरियर हूँ और मैं कोरोना से लड़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल डरा नहीं हूँ। मैं रिकवर कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्द ही पूरी तरह से रिकवर कर जाऊँगा। सिर्फ गर्म पानी पीजिए, सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। अब हम आपको एक और जी वॉरियर से मिलवाते हैं जिनका नाम है रिजवान शाहिद। रिजवान जी न्यूज की मॉर्निंग शिफ्ट में प्रोडक्शन के इंचार्ज हैं, यानी सुबह से दोपहर तक आप जो खबरें देखते हैं
बाहर से हमारे पास रिपोर्टर से जो भी खबरें और तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आते हैं, उन सबको सही तरीके से उनका प्रोडक्शन करना, आप तक पहुंचाना, ये इनकी जिम्मेदारी है। रिजवान पिछले 6 वर्षों से जी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे हैं। रिजवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो भी सुनिए। नमस्कार, मैं रिजवान बोल रहा हूँ और मैं यहाँ एडमिट हूँ। मैं एडमिट इसलिए नहीं हूँ कि मैं एक्सीडेंटली मुझे कोविड हुआ है। मैं अपनी ड्यूटी करते हुए कोविड पॉजिटिव हुआ हूँ और ये कहीं ना कहीं मुझे दिल में, मैं और मेरे साथियों को था, अब इसको डर कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन हम अपने काम से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हम लड़ते रहे, अपना काम करते रहे, आप तक खबरें पहुंचाते रहे। आप कोविड पॉजिटिव हुए, कोई दिक्कत नहीं, काम अब भी करेंगे, लड़ेंगे। अगर आप मेरे यहाँ होने से खुश हैं तो असल में बीमार मैं नहीं, आप हैं। और अगर आपको हम सब से, हमारे पूरे जी परिवार से आपको हमदर्दी है, तो एक तरह से आप हमारे साथ हैं, आप देश के साथ हैं। हम जीतेंगे एक दिन। रिजवान ने यह संदेश देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को दिया है कि इनके दुख से, इनकी बीमारी से अगर वो लोग खुश हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमाम लोग किस किस्म के हैं। सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने हमारे खिलाफ मुहिम चला रखी है, अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग किस किस्म के हैं। क्या ये इंसान भी कहने के लायक हैं? इसी तरह से हमारी टीम के एक और सदस्य हैं जिनका नाम है निशांत धवन। निशांत जी न्यूज पर असाइनमेंट डेस्क पर काम करते हैं, उनकी तमाम खबरों पर नजर रहती है। निशांत ही सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स को ये बताते हैं कि कहां से कौन सी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स बाहर से काम करते हैं, इन्हीं के दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। यानी ये उन रिपोर्टर्स के एक तरीके से समझ लीजिए कि ये हैंडलर हैं उनके। किसी भी न्यूज चैनल में ये काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। निशांत के परिवार में उनकी मां है, उनकी पत्नी है और उनकी 4 वर्ष की एक बच्ची भी है। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ निशांत कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और उनका संदेश भी आपको आज सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं निशांत हूं और मैं एक जी वॉरियर हूं। मैं जी वॉरियर क्यों हूं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। आप ये सोचिए कि अगर युद्ध का कोई मैदान हो और वहां पे अगर युद्ध शुरू होने वाला हो और उस युद्ध में अगर कोई सिपाही बोले कि मैं इस युद्ध में आगे नहीं जाना चाहता और वो अपने हथियार डाल दें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस युद्ध का क्या होगा, उस सेना का क्या होगा और उस देश का क्या होगा। वैसे ही सिचुएशन इस समय सारे देशों के साथ बनी हुई है लगभग। आप यकीन मानिए, हम वो वॉरियर्स हैं जो इस युद्ध के मैदान में ना युद्ध का मैदान छोड़ेंगे, ना हथियार डालेंगे और इस युद्ध को जीत के वापस भी आके दिखाएंगे। लेकिन दुख इस बात का कभी कभी होता है कि जब आपकी इस लड़ाई में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इस मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश करते हैं, वो भी अफवाहों के थ्रू। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे लोगों से बचिए, उनकी बातों को नजरअंदाज करिए, क्योंकि हमारे लिए वो लोग बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। यकीन मानिए, जो कि इस लड़ाई में इस देश के साथ नहीं खड़े हैं, इस लड़ाई में जो वॉरियर्स के साथ नहीं खड़े हैं, वो लोग इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। निशांत के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। निशांत की एक 4 साल की बेटी है जो कैंसर से पीड़ित है और पिछले कई साल से वो कैंसर से पीड़ित है और अक्सर निशांत को अपनी बेटी के इलाज के लिए देश के अलग अलग अस्पतालों में जाना पड़ता है। वो कई महीनों तक मुंबई के अस्पतालों में उसको एडमिट कराकर उसका इलाज कराते रहे। कई बार वो चेन्नई गए, वहाँ के अस्पतालों में। बेटी की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। आप जानते हैं कैंसर जो है, और वो भी गंभीर किस्म का कैंसर है उनकी बेटी को, 4 साल की है। और ऐसे समय में भी निशांत अस्पताल में है, अपनी बेटी से बहुत दूर है। लेकिन इसके बावजूद भी निशांत की पॉजिटिविटी में, हिम्मत में, जोश में कोई कमी नहीं आई। आप अक्सर इस तरह की जो कहानियां फिल्मों में देखते हैं, टेलीविजन पर सीरियल्स में देखते हैं और उन्हीं को आप अपना असली नायक मान लेते हैं। आप
बहुत सारे चैनल्स पर रियलिटी शोज देखते हैं, उनकी कहानियां भी आपको बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप रियलिटी शोज में छोटे छोटे शहरों से आने वाले जो नायक हैं, हीरोज हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, युवा हैं, उनको देखते हैं। लेकिन जिन लोगों से आज हमने आपको मिलवाया है, ये भी रियल लाइफ के हीरोज हैं। ये हैं असली नायक। हो सकता है ये आपको बहुत ग्लैमरस ना लगते हों, क्योंकि ये जो अभी आपने कहानियां सुनी, ये किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर नहीं सुनी, या आपने सिनेमा हॉल पर नहीं देखी। अगर यही कहानियां आपको सिनेमा हॉल पर देखने को मिलें तो आपको बहुत ग्लैमरस लगेंगी, आपको लार्जर देन लाइफ लगेंगी। लेकिन ये वो आम लोग हैं जो असल में अपने अपनी स्थिति में नायक हैं, एक हीरो जैसा काम करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी कहानियां आप तक पहुंचती नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल्स अपने विज्ञापन बनवाते हैं, उनके एंकर्स आते हैं, उनके रिपोर्टर्स आते हैं और वो कहते हैं हम हमेशा आपके साथ हैं, और तरह तरह की उनकी जो कैच लाइंस होती हैं वो आपको बताते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबका भाव ये होता है कि हम आपका ख्याल रखते हैं, हम आपके साथ हैं, हम सबसे आगे हैं, हम सबसे पहले खबर दिखाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन वो सब शूट किया हुआ एक बनावटी ड्रामा होता है। असली जीवन में जी न्यूज पर ये जो लोग हैं, हमें आज कोई विज्ञापन बनाकर आपके सामने पेश करने की जरूरत नहीं है। हम बाहर से किसी बड़े प्रोड्यूसर को लाखों करोड़ों रुपए देकर अपनी एड फिल्म नहीं बनवा रहे, क्योंकि हमारे साथ हमारे इस न्यूज रूम में ऐसे ही इतने सारे नायक हैं और यही लोग हमारे असली ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इसलिए यह कोई विज्ञापन नहीं है। अगर आपको विज्ञापनों पर यकीन करना है तो दूसरे चैनल्स देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको असल जिंदगी के नायकों से मिलना है तो आप जी न्यूज देखिए। हम हमेशा कहते आए हैं, हमारी असली पूंजी हमारे यही जी वॉरियर्स हैं और आप हैं, यानी हमारे दर्शक। इसलिए हमारे साथियों की बातें आपको ये भी सुनना चाहिए कि जी वॉरियर्स को लेकर ये सारे लोग यानी आप लोग क्या सोचते हैं। देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। और अब आपका और हमारा रिश्ता ऐसा बन गया है कि अगर हमें भी कोई परेशानी होती है तो दुख आपको होता है, आपको कोई परेशानी होती है तो दुख हमें होता है। मैं सबसे पहले तो जी वॉरियर्स को सलाम करना चाहूंगी, एक सबसे बड़ा बिग सल्यूट देना चाहूंगी आप लोगों को कि ऐसे मुश्किल समय में जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप बाहर निकल के इतने ऐसे माहौल में अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं और हर एक इंसान को पूरी प्रॉपर रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके लिए मैं जी न्यूज को बहुत बड़ा सलाम करना चाहूंगी। जो हमारे वॉरियर्स हैं, स्पेशली जो जी मीडिया वाले रिपोर्टर्स हैं, वो लोग काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और कवरेज कर रहे हैं ताकि हमें लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके और हम सारे कॉशियस रह सके। तो मैं उनको सल्यूट करना चाहूंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम सब अच्छे से रहें और प्लस हम उनके एफर्ट्स को सराहें। जी वॉरियर्स के लिए मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो लोग अपने जान खतरे में डाल के हमारे पास सब न्यूज घर में पहुंचा देते हैं। जगहों पे जाते हैं जहां पे आप लोगों की तरफ लोगों की दृष्टिकोण काफी अच्छा नहीं होता, आपके खिलाफ होता है, फिर भी आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। उस रिपोर्टिंग को बिना डरे आप सब तक पहुंचाते हैं। इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई थी उससे थोड़ा दुख हुआ कि आप लोग भी इससे सफर कर रहे हैं। जी वॉरियर्स 2 महीने से जब पूरा देश घर पे बैठा हुआ है, अपनी जान को हथेली पे लेके सड़कों पे निकल के अपना जो भी ड्यूटी है उसको एकदम सही तरीके से निभा रहे हैं और आपको अपने घर के अंदर सेफ्टी से रहने की हर तरह की न्यूज़ दे रहे हैं। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं और मैं ये चाहता हूं कि वो सब एकदम जल्द से जल्द ठीक हो और फिर से देश की सेवा में लग जाए। हम जानते हैं मीडिया को हर जगह कहीं संक्रमित है नहीं है कुछ पता नहीं चलता, जहाँ भी कुछ खबर होती है वहाँ जाकर उनको कवर करना पड़ता है। ये जो काम कर रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और ये जो हुआ है उसके लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत अति शीघ्र वो स्वस्थ हो। 100% ये लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे, दुआ करेंगे भगवान से कि इनको जल्द से जल्द ठीक करे और जी टीवी फिर से दुनिया के सामने वही जोश और शोर से आए। सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को जी न्यूज़ ने निष्पक्षता और निर्भीकता से जो कार्य किया है, हम सभी देशवासी उनको सैल्यूट करते हैं। विशेषकर डीएनए के माध्यम से हर पल की जो खबर हमें पहुंचाई जाती है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हम दुआ करते हैं, हम शुभकामना देते हैं कि जी वॉरियर्स जो
इससे संक्रमित हुए हैं वे शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने पूरे जोश के साथ फिर से इस कार्य को संपादित करें। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लगातार करेंगे भी, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है, इतना बेहतरीन काम किया है, सही चीज़ों को सही वक्त पे हमारे पास सही खबरों को पहुंचाया है। और इन सब इतने पैंडेमिक, इतने भयावह बीमारी में भी आप लोगों ने, आपने निर्भय होके आपने अपना निर्भयता का परिचय दिया है। मैं बस भगवान से ये प्रे करना चाहती हूँ कि जो भी कोरोना वॉरियर्स है उन लोगों को वो स्ट्रेंथ दे, उन लोग को सपोर्ट कर, मतलब कि उन लोग को स्ट्रेंथ दे ताकि वो लोग अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो लोग अपने फैमिली को छोड़ करके आ रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनके लिए प्रे करना चाहती हूँ। जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनके लिए इस पर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपनी फैमिली में फिर से मिल के रहें अच्छे से। ये जो कोविड की लड़ाई है, जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, इसमें मीडिया का अहम रोल है। मीडिया की पॉजिटिवनेस और मीडिया के अवेयरनेस की वजह से ही लोग हैं वो अवेयर हो रहे हैं, लोग एहतियात कर रहे हैं, लोग घरों में। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितने भी हमारे फ्रंट लाइन मीडिया वर्कर्स हैं और जो सफ़र कर रहे हैं उनको पीपी किट्स दी जाएं, उनको सैनिटाइजेशन की किट्स दी जाएं, उनको पूरा जो जैसे डॉक्टरों के लिए हमने रखा हुआ है, जैसे हम हेल्थ वर्कर्स को केयर करते हैं, ऐसे मीडिया वालों को भी केयर करना चाहिए। अक्सर हमारे मीडिया में भी ये फैशन है कि जब कभी हमें हमारी बात करनी होती है तो हम एंडोर्समेंट के लिए या तो नेताओं के पास जाते हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास जाते हैं, फिल्म स्टार्स के पास जाते हैं, खिलाड़ियों के पास जाते हैं और उनकी तारीफ सुनकर मीडिया में लोग बड़े खुश हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, हम अपने बारे में राय जानने के लिए सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं। हम ना नेताओं के पास जाते हैं, ना सेलिब्रिटीज़ के पास जाते हैं। हमारे लिए ये मायने रखता है कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और अगर आप हमारे साथ रहते हैं, आपका समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और ये उसी के लिए एक कोशिश थी, हम आपके पास आए और कहीं नहीं गए। भारत में लॉकडाउन के करीब अब 2 महीने लॉकडाउन को होने वाले हैं। इसके बावजूद संक्रमण के मामले अब 1 लाख के पार हो चुके हैं। अब भारत का नाम दुनिया के उन 11 देशों में आ गया है जहां अब तक 1 लाख से ज्यादा केस हुए हैं। हमारे यहां संक्रमण की रफ्तार ऐसी रही है कि पिछले 25,000 केस आने में पहले 25,000 केस आने में 87 दिन लगे थे। अगले 25,000 मामले सिर्फ 11 दिन में आ गए। सोचिए, पहले 87 दिन, फिर 11 दिन, इसके बाद 50,000 से 75,000 तक पहुंचने में हमें सिर्फ 7 दिन लगे और संक्रमण के मामले 75,000 से 1 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन लगे। सोचिए, कहां पहले हमने 87 दिन लिए थे जो आपकी स्क्रीन पर है, पहले 25,000 87 दिन में हुए और अभी जो 25,000 हुए हैं सिर्फ 5 दिन में। इसका मतलब यह है कि अब औसतन हर रोज 5,000 मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत उन कुछ देशों में अब शामिल है जहां पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। भारत में पिछले 2 दिन में ही करीब 10,000 नए मामले आए हैं। यहां पिछले 1 हफ्ते से हर दिन औसतन करीब 4500 मामले आ रहे हैं। इस मामले में अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रशिया हैं। बस ये 3 देश हमसे आगे हैं। अमेरिका में हर दिन औसतन 24,000 नए मामले आ रहे हैं, ब्राजील में 13,000 और रशिया में करीब 10,000 मामले रोज आ रहे हैं। हमारे यहां 5,000 आ रहे हैं। करीब 2 महीने के लॉकडाउन में जब यह स्थिति हो गई है तो आप सोचिए कि अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो भारत का इस समय क्या हाल होता। इसे आप इस तरह से समझिए कि भारत में 100 में से 1 लाख केस होने में 100 से 1 लाख केस होने में 62 दिन लगे। 100 से 1 लाख केस होने में हमें 62 दिन लगे, जबकि अमेरिका में 25 दिन में 1 लाख केस आ गए थे, स्पेन में 29 दिन में, रशिया में सिर्फ 44 दिनों में, फ्रांस में 45 दिनों में 1 लाख मामले आ गए थे। उस मामले में अभी भी भारत थोड़ा बेहतर कर रहा है। भारत में लॉकडाउन ना होता तो अभी आपको जो 1 लाख केस दिख रहे हैं वो शायद 20 लाख या उससे भी ज्यादा होते। फिर लाखों की संख्या में इतने मरीजों को संभाल पाना भारत क्या दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह से दुनिया के हर देश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है, उसमें संपूर्ण लॉकडाउन अब किसी के लिए भी विकल्प नहीं रह गया है।
वो सब कुछ ठप करके बैठ नहीं सकते। यानी अब आप ये नहीं सोच सकते कि हम अपने लोगों की भी जान बचाएं और अर्थव्यवस्था को भी बंद कर दें। अब लॉकडाउन खोलना ही होगा, अर्थव्यवस्था को शुरू करना ही होगा, और ये जानते हुए कि इसकी वजह से केसेस और बढ़ेंगे। इसलिए आप भी अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा भारत में भी केसेस की संख्या तेजी से बढ़ेगी। अब तक केसेस इसलिए नहीं आए नए सामने क्योंकि हम लॉकडाउन में थे, इसलिए आप देख रहे हैं, इसीलिए कि भारत ही नहीं दुनिया के ज्यादातर देश धीरे धीरे नियमों में छूट दे रहे हैं। इस नई रणनीति में हमारे लिए वो बातें काम आने वाली हैं जो बातें अब तक के लॉकडाउन में हमारे पक्ष में रही हैं। आने वाले दिनों में इन्हीं पर हम और बेहतर काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मौत का ही आंकड़ा ले लें तो भारत में अब तक करीब 3100 लोगों की मौत हो चुकी है, 3100। लेकिन मृत्यु दर के हिसाब से देखें तो संक्रमण शुरू होने के इतने दिन बाद भी मृत्यु दर 3% के आसपास बना हुआ है, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा 6% से ज्यादा है, हमसे डबल है। यानी हमारे यहां जो मृत्यु है वो कम हो रही है लोगों की, हमारे यहां ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि भारत में मरीजों के ठीक होने की दर शुरुआत के 15% से बढ़कर अब 38% हो चुकी है। यानी 100 में से अब 38 मरीज इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं। अगर संक्रमण के कुल मामलों की बात करें और दुनिया भर का औसत निकालें तो दुनिया में 1 लाख लोगों में 60 लोग संक्रमण का शिकार हैं। 1 लाख में से 60 लोग, जबकि भारत में 1 लाख की आबादी में सिर्फ 7 लोगों में ही संक्रमण पाया गया है। हर 10 लाख की आबादी पर भारत में सिर्फ 73 मामले हैं, जबकि स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके जैसे देशों में यह आंकड़ा 1500 से 2000 के बीच है। इन आंकड़ों के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अब भारत ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। पहले तो हमारे यहां टेस्टिंग कम हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है केसेस भी बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा केसेस आएंगे। अब तक 24 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, 24 लाख। सोमवार को पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। अगर हम इसी तरह से टेस्ट करते रहे, इसी तरह से सतर्क रहे और लॉकडाउन के नियमों से मिली रियायतों को पूरी छूट मानकर मनमानी अगर हमने नहीं की तो फिर हम जान और जहान दोनों को बचा ले जाएंगे। देश में नए रंग, नए रूप और कई सारी रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, जिसके लिए बहुत सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं, जबकि कई दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिनका पालन करना हर राज्य सरकार के लिए जरूरी होगा। लेकिन अब भी कई लोगों को यह कंफ्यूजन है कि क्या खुला हुआ है और क्या बंद है, कहां जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आप जान लीजिए लॉकडाउन 4 में क्या क्या बंद रहेगा। सभी तरह की धार्मिक सभाओं पर रोक है, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं है, रैली, जुलूस या धरना नहीं कर सकते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं मिल सकती, विवाह, शादी, ब्याह कुछ नहीं हो सकता, विमान सेवाएं, मेट्रो, ट्रेन और यात्री ट्रेन नहीं चलेंगी, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल और थिएटर बंद रहेंगे। अब आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किन किन चीजों को शर्तों के साथ छूट मिली है। शर्तों के साथ शादी समारोह की इजाजत दी गई है, शादी में लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, सिर्फ 50। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है, बैठकर वहां पर खाना नहीं खा सकते। व्यापारिक गतिविधियों को छूट दी गई है, लेकिन फैक्ट्री और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ये सभी रियायतें सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में लागू होंगी, रेड जोन और कंटेनमेंट एरियाज में ये लागू नहीं होगा। साथ ही ट्रेन चलाने का फैसला सिर्फ होम मिनिस्ट्री का होगा, जिसमें राज्य सरकारें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप अब नहीं कर सकती। आपको याद होगा कई मामलों में राज्य सरकारों को भी निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि बाजार और दुकानें खोलने के वक्त का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्य में बसें चलाने का फैसला करने का अधिकार भी राज्यों के पास है। राज्यों के बीच बसें चलाने का फैसला भी राज्य सरकारें आपसी सहमति से करेंगी, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में बस चलेंगी या नहीं। निजी वाहनों में कितने यात्रियों को एक साथ छूट बैठने की अनुमति होगी, ये भी राज्य सरकारें तय करेंगी। वहीं रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का फैसला लेने का हक भी राज्य सरकारों को दिया गया है। ट्रेन चलाने की हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा इससे पहले ट्रेन चलाने से पहले रेल मंत्रालय राज्य सरकारों से पूछता था कि बताइए आपको कितने ट्रेन की जरूरत है, बताइए आपके पास कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं, और फिर उनसे इजाजत लेनी पड़ती थी कि आपके यहाँ ट्रेन आएगी या नहीं। लेकिन अब
रेल मंत्रालय अपने तौर पर यह तय कर पाएगा कि उसे कहां कितनी ट्रेन चलानी है। राज्य सरकारों से यह फैसला अब लेने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के चौथे चरण में लोग ये जानने को सबसे ज्यादा उत्सुक हैं कि क्या वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा सकेंगे। तो बता दें आपको, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने अभी इंटरस्टेट बसों के संचालन की अनुमति नहीं दी है। हालांकि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के लिए सीमित बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने अन्य राज्यों के लिए परिवहन सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया है। ये वो राज्य हैं जहां की सरकारों ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। हालांकि इमरजेंसी पास और एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को देश भर में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत ऐसे ही मिलती रहेगी। देश के ज्यादातर शहरों में काफी हद तक जनजीवन सामान्य हो गया है और अर्थव्यवस्था को भी फिर से अब खोला जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के असर से निपटने में पूरी दुनिया को अभी बहुत लंबा समय लग सकता है और अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक दुनिया को अभी लंबे समय तक आर्थिक मंदी में रहना होगा। इसलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आपके भविष्य में क्या होने वाला है आपको इससे अंदाजा आ जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह रिपोर्ट एक सर्वे के आधार पर तैयार की है। इस सर्वे में 347 रिस्क मैनेजर्स को शामिल किया गया था। रिस्क मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो अर्थव्यवस्था और निवेश पर आने वाले खतरे का आकलन करते हैं, रिस्क का आकलन करते हैं। इनमें से करीब 69% रिस्क मैनेजर्स ने यह माना कि कोविड-19 की वजह से दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर काफी लंबा चलेगा। इन विशेषज्ञों में से 56% का अनुमान है कि बड़े पैमाने पर छोटे और बड़े उद्योग धंधे दिवालिया हो सकते हैं। 56% रिस्क मैनेजर्स का अनुमान है कि कुछ देशों में कुछ विशेष उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। 49% ने माना कि इसके बाद बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी और खासकर युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे। 49% विशेषज्ञों का मानना है कि सामान और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेंगे। 46% रिस्क मैनेजर्स के मुताबिक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारी घाटे में चली जाएंगी। 42% का अनुमान है कि इस वायरस की वजह से ग्लोबल सप्लाई में बाधा आ जाएगी और देशों के बीच व्यापार पहले की तरह आसान नहीं होगा। 38% विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो सकती हैं। 38% रिस्क मैनेजर्स मानते हैं कि कोविड-19 की वजह से साइबर हमले बढ़ जाएंगे और बड़े पैमाने पर आपके डेटा की चोरी होने लगेगी। 31% का अनुमान है कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ सकते हैं या फिर किसी नए वायरस से ऐसा ही संक्रमण दोबारा फैल सकता है। अब आप कुछ आंकड़ों से समझिए कि फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की क्या स्थिति है। इस समय करीब 50 करोड़ लोगों के गरीब हो जाने का खतरा है। 50 करोड़। दुनिया की जीडीपी की विकास दर 3% तक कम हो सकती है। पहले इसके 3% रहने का अनुमान था लेकिन अब यह -3 में जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 13 से 32% तक की कमी आ सकती है। विदेशी निवेश में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। मार्च के महीने से लेकर अब तक दुनिया के 80% बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 34% लोगों ने माना है कि इस लॉकडाउन का असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा है। अनुमान के मुताबिक अगर बेरोजगारी 1% भी बढ़ती है तो इसके मुकाबले 2% लोग पहले से ज्यादा बीमार हो जाते हैं। यहां पर जल्दी से 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको नए रंग रूप में लागू हुए चौथे लॉकडाउन पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको लॉकडाउन हटने के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी आज हम बताएंगे। से आप इस जन्म को खत्म करते हैं, जहां एंड करते हैं वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से
अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, not work hard. But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक आज लॉकडाउन 4 के तहत देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को बहुत समय के बाद कुछ रियायतें मिली। इससे लोगों को काफी राहत मिली और उनकी जिंदगी कुछ आसान हुई। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि आज दिल्ली की कई सड़कों पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम देखे गए। लगभग 2 महीने से दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों की सड़कें बिल्कुल सुनसान और खाली पड़ी हुई थीं। लेकिन लॉकडाउन में रियायत मिलते ही पिछले 2 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में गाड़ियां लौट आईं। आज दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली कई सड़कों पर कई किलोमीटरों लंबा जैम लगा। इस ट्रैफिक का असर दिल्ली के प्रदूषण पर भी पड़ा। आज दिल्ली का औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 है। इसके मुताबिक दिल्ली की हवा आज खराब श्रेणी में पहुंच गई पहले ही दिन। नहीं तो इससे पहले दिल्ली की हवा बहुत अच्छी हो गई थी, साफ सुथरी हो गई थी, लेकिन पहले दिन ही आज दिल्ली की हवा खराब हो गई। अब आपको लगभग 1.5 महीने पुराना एक वीडियो दिखाते हैं। 30 मार्च को हमने ड्रोन कैमरे की मदद से दिल्ली के कुछ इलाकों के वीडियोस बनाए थे। तब लॉकडाउन के कड़े नियमों की वजह से दिल्ली की सड़कें खाली थीं। उस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 71 था, यानी उस समय आज के मुकाबले वायु प्रदूषण करीब 3 गुना कम था। ये 2 तस्वीरें आपको बताती हैं कि लॉकडाउन खुलना देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रकृति के स्वास्थ्य के लिए शायद उतना अच्छा नहीं है। आज हमने दिल्ली समेत देश के उन तमाम शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जहां लॉकडाउन में रियायतें दी गई हैं। यानी आज से लॉकडाउन 4 की ही नहीं बल्कि इंडिया 2.0 भी लागू हो गया है। आप भी हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं आज बाहर निकले, सड़कों पर गए और उन्होंने अलग अलग जगह से आपके लिए ये रिपोर्ट्स भेजी हैं। खुले हुए शटर, बाजारों में लोगों की चहल पहल, सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां और ये जाम। लॉकडाउन 4.0 में पटरी पर लौटते देश की ये तस्वीरें बताती हैं कि हम अब कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार हैं। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, जी हां, सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहां पर कल की रियायत मिलने के बाद अब थोड़ी बहुत जो रौनक है वो लौटने लगी है और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो दुकानें हैं, चाहे फिर वो कपड़े की हों, जूतों की दुकानें हों, बुक स्टोर्स हों, अब वो खुलने लगे हैं। कितना स्टाफ यहाँ पर रहेगा आपका? रहेंगे 2 से 3 रहेंगे, 3-4 रहेंगे। एक वक्त में कितने लोग अंदर आ सकेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, जो गाइडलाइन है दिल्ली सरकार की और भारत सरकार की। ठीक है, एक बार में हम 1-2 से ज्यादा अलाउड नहीं करेंगे अंदर। एक वक्त में 2 कस्टमर बहुत है, मतलब क्योंकि हमारा स्पेस कम है थोड़ा, तो 2 कस्टमर के लिए। और नीचे केवल एक ही सेल्समैन रहेगा, एक ऊपर स्टॉक में बस 2 ही रहेंगे। धीरे धीरे अब खोलेंगे, अभी तो खैर कस्टमर भी नहीं होंगे। 55 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब देश को घर से बाहर निकलने की छूट मिली तो उसका असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखा। लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। हर जगह नए नियम लागू हो चुके हैं। देश भर में 4.5 करोड़ दुकानें आज खुली, लेकिन ग्राहकों को एंट्री से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट खुले हैं, लेकिन लोग खाना पैक करवाकर घर ले जा रहे हैं। बाजारों में लोग आ रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन यात्रियों की सीमित संख्या के साथ ही चल रही हैं। सड़कों पर वाहन दौड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनमें सवार लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। यानी कि लोग अब कोरोना के साथ जीने का तरीका सीख रहे हैं।
और मान चुके हैं कि कोरोना अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगा। कब तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। हाथों को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा और जो भी प्रोडक्ट हम घर के अंदर ले जाएंगे उसे पहले अच्छी तरीके से वॉश किया जाएगा। जीना एक ज़रूरी भी और एक मजबूरी भी है, तो पूरी तरह से सावधानी रख के हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी आशा के साथ आए हैं कि हम जो गाइडलाइंस जो हमें दी गई हैं उसका पालन करके हम किस तरह से इसको अपनी लाइफ को, अपने ज़िंदगी के दिनचर्या को हम चला सकते हैं। तो कोशिश तो यही है कि इसका अच्छे से पालन करके इसको आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए इसका क्या आगे रिजल्ट बात। तो कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा, ये तो है ही, ये लंबे टाइम रहेगा, ये तो खत्म होने वाला है नहीं अभी। तो ये अपनी सावधानी थोड़ा बरतनी पड़ेगी। काम सब खोएंगे सारे। नए सर्कल भी बनाए हैं दुकान के आगे केप के, ताकि 1 गज के दायरे पे कस्टमर खड़े रहें। और अंदर भी हमारे पूरे स्टाफ को मास्क वगैरह सब दे रखे हैं। सैनिटाइजर लेके जेब में डाल के निकला हूँ, मास्क लगा के निकला हूँ और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके निकला हूँ। और मार्केट में जहाँ भी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देख रहा हूँ और सभी अच्छी तरह महसूस हो रहा है। 55 दिनों के बाद खुले बाजारों में व्यापारियों ने दुकानें तो खोली, लेकिन लगभग सभी बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बहुत कमी थी। इसका कारण यह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने राज्यों में पलायन कर गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना ने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन जिंदगी रुकने का नहीं, चलने का नाम है। पहले जैसा भी तो कुछ है ही नहीं, हम सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। और दूसरी बात, मैं खुद फिलहाल हैंडीकैप है, मेरे को घर चलाने में बहुत दिक्कत होने लगी, इसलिए मैं मजबूरन आके दुकान खोल के बैठा कि 2 पैसा मिलेगा जिससे मेरा घर चलेगा। मेरे को तो सर कोई सरकार आके दे नहीं रही है, ना कुछ कर रही है, तो घर रहने से, खुला रहने से मेरा घर नहीं चलेगा। क्या बदलाव आए हैं? ऐसा है कि जिंदगी में कभी हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया था, जो इतने साल में जो अभी हमने 1-1.5 महीने में कर लिया है। और दूसरे, हमने कभी ऐसे सोची भी नहीं थी कि ऐसी मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। हम डेली कमा के खाने वाले हैं, हमारे दुकान का रेंट चालू है, घर का रेंट चालू है, ये सर हम भर नहीं पा रहे। अभी हमारे मकान मालिक या दुकान वाले जो अच्छे हैं कि हमको जिन्होंने टाइम दिया है, माफ किया नहीं, मगर वो तो हमें देना ही है। इनकी दुकान है यहाँ पे सीपी में, इनका ट्रैवल एजेंसी का काम है, क्योंकि कोरोना के इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री पर असर पड़ा है तो वो ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। और ये लोग किस तरह से यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, देखिए हैंड सैनिटाइजर इन्होंने आपसे ही रख लिया है। असर आपके कारोबार पर पड़ा, और अब कैसे आप अपने कारोबार को दोबारा खड़ा करेंगे? सर अभी तो 100% असर है जी, बिल्कुल खत्म है, एकदम डेड है, ऑलमोस्ट डेड है। लेकिन हम फिर भी अब कोशिश करेंगे, अगला लॉकडाउन खुले तो जैसे भी कुछ टूरिज्म स्टार्ट होगा, वैसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, लेकिन हम कोशिश जारी रख रहे हैं। हम 6 महीने साल वेट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद देखो क्या होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो ये जो कोहली साहब की दुकान है, इनकी दुकान में आपको सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क लगा दिए गए हैं, मार्किंग कर दिया गया है, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये यहाँ पर लिखा गया है। छूट सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं दी, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ये कोरोना की छूट नहीं है, कोरोना ने छूट नहीं दी है। कोरोना तो अभी भी महामारी का रूप में ही चल रहा है, लेकिन हमें सर्वाइव करना है। लोग घरों से तो निकले, लेकिन भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से बचे। हर शख्स 2 चीजों का पूरा ख्याल रख रहा था, पहली सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क। लोग एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, लेकिन हाथ मिलाने और गले मिलने की परंपरा से दूरी भी बना रहे थे। आपने बदलाव देखा है, लोगों में आदतें बदली हैं लोगों की? जी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आ रहा है वो तो सब, क्योंकि सब लोग समझ गए अभी कि बीमारी क्या है, चीज क्या है, तो हर कोई अपना साफ सफाई में लगे सर। कुछ भी दाल चावल लेने का है तो भी दुकान में ऐसा फटाक करके जाके नहीं मिल, लाइन में लगने का, लाइन में लेना पड़ रहा है सब। 2 महीने बाद दुकान खोल रहे हैं, जितने घर पे पैसे पड़े थे सब खत्म हो गए, मिडिल क्लास बंदे मांगते शर्म आती है, इसलिए दुकान खोलना जरूरी था। कुछ ना कुछ तो बेचेंगे, चाय पानी का खर्चा तो निकाल सकते हैं, इसलिए आज दुकान हमने जो खोलना जरूरी समझा। लोग लॉकडाउन खोलने से आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा है कि अभी भी कोरोना वायरस हवा में तैर रहा है, जो कभी भी हमें शिकार बना सकता है। लॉकडाउन 4.0 के जरिए सरकार ने रियायतें जरूर दे दी हैं, लेकिन कोरोना वायरस अब भी कोई रियायत नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में पहले से ही कोरोना वायरस का संकट चल रहा है, पहले से ही हम सब इतने परेशान हैं, और अब एक नया तूफान आ गया है जिसने तूफान मचाकर रखा है। अब हम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान का विश्लेषण करेंगे, जो अब सुपर साइक्लोन यानी बहुत बड़े तूफान में तब्दील हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अम्फान तूफान
20 मई को बेहद भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तटों से गुजरेगा और इस दौरान हवाओं की गति 115 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो बीच बीच में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये तूफान पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। तूफान पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा और हुगली जिले से होकर गुजरेगा, जहां पर कच्चे घर, पुराने पक्के घर, रेल की पटरियां, सड़कें, बागीचे, नारियल के पेड़, बड़े जहाज और बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। समुद्री तूफान के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की 19 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि 2 कंपनियां स्टैंड बाय पर हैं। इसके अलावा राज्य आपदा बल की भी कई कंपनियों को समुद्र तट पर तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संकट के बीच इस चक्रवात से बचाने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। जी न्यूज की अलग अलग टीमें इस वक्त पश्चिम बंगाल में उस जगह पर पहुंच चुकी हैं जहां ये तूफान कल पहुंचने वाला है। इस तूफान का नाम है अम्फान। और ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं, उसी को लेकर आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। देश में कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर कभी भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, हमेशा एनडीआरएफ फ्रंट लाइन में रहकर लोगों की मदद के लिए सामने आती है। इस बार जहां पर सुपर साइक्लोन अम्फन जो है लैंडफॉल करेगा कल, उससे पहले यहां पर कुल मिलाकर राज्य में एनडीआरएफ की 19 टीमें जो है तैनात कर दी गई है। रात का समय है, लेकिन फिर भी लगातार अगर आप देखें तो सी बीच पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट की जा रही है, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश। बांग्ला इसलिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज है। लगातार कहा जा रहा है कि अगर कोई बीच पर है तो वो अंदर चले जाए और तट पर बिल्कुल भी नहीं आए कल लैंडफॉल से पहले। लगातार जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। हमारा तो ये भी रहा, शुरू से हमने मॉर्निंग से जो है अपनी पेट्रोलिंग लगातार की और लोगों को अवेयर किया, और गांव में भी जगह जगह जाकर के लोगों को अवेयर किया। और जो लोग इवैक्यूएट हो रहे थे तो उनको सही सलामत जो हमारे प्रशासन के द्वारा सेट किए हुए जगह हैं जो फिक्स की हुई, वहां जाकर के उनको इवैक्यूएट करके वहां पे शिफ्ट किया है। ये जो चक्रवाती तूफान की जो तीव्रता है सबसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि 2 दशकों का ये पहला सुपर साइक्लोन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर समुन्द्र में मानिए कि अगर उफान आ रहा हो और देखिए इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि जैसे जैसे लैंडफॉल का समय जो है पास आता रहेगा, तब जो है ये लहरें लगभग 5 से 6 फीट ऊंची ऊंची होगी और विंड स्पीड जो है वो लगभग 180 से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे विंड स्पीड होगी। आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये बीच जो है दीघा एक टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए यहाँ पर लाइन से अगर आप देखेंगे तो सारी दुकानें हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण भी है और इस बीच क्योंकि चक्रवाती तूफान भी आ रहा है, इसलिए लगातार जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी बीच के पास नहीं आए। दीघा से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 वर्षों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। इससे पहले वर्ष 1999 में कोई सुपर साइक्लोन इस तरह का उड़ीसा के तट से टकराया था, जिसमें 10,000 लोगों की जान चली गई थी, 10,000 लोग मारे गए थे। और अब एक बार फिर उसी श्रेणी का चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के समुद्री तट से टकराने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि तूफानों का नामकरण कैसे और क्यों होता है, तो आपको आज बताते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने वर्ष 1953 में की थी, लेकिन बाद में एक सिस्टम बनाया गया कि तूफान जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसका नामकरण करते हैं, यानी उसे नाम देते हैं। भारत की पहल पर वर्ष 2004 में
8 देशों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला शुरू किया। इन 8 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका थे। वर्ष 2018 में इस लिस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ दिया गया। इन देशों ने तूफानों के लिए पिछले महीने ही 169 नाम फाइनल किए हैं, जिसमें अभी 13 देशों से 13 नाम शामिल हैं। तूफानों को नाम देने के पीछे कई वजहें होती हैं, जैसे कि नाम की वजह से लोग चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। तूफान से निपटने की तैयारी में भी मदद मिलती है। मीडिया को रिपोर्ट करने में आसानी होती है। लेकिन तूफानों के नाम तय करने के कई नियम हैं, जिसमें 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि नाम छोटा और सरल होना चाहिए, जिसे लोग आसानी से बोल और समझ सकें। दूसरा नियम यह है कि कोई भी नाम सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील ना हो और ना ही उसका अर्थ भड़काऊ हो। चक्रवाती तूफानों के नामकरण की तो बात हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि चक्रवाती तूफान आते क्यों हैं? ये तूफान भी इस समय यहां क्यों आया? जिस तरह पृथ्वी की सतह के ऊपर हवा होती है, उसी तरह समुद्र के ऊपर भी हवा होती है, और हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, और ऊपर उठने लगती है। गर्मी के मौसम में जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म होने लगती है और ऊपर उठने लगती है। गर्म हवा के तेजी से उठने पर नीचे की खाली जगह भरने के लिए ठंडी हवा तेजी से आ जाती है। इससे इसे हवा चक्कर काटने लगती है और नमी से भरे बादल भी घूमने लगते हैं और तूफान पैदा होता है, और इसी को चक्रवात कहते हैं। गर्मी और नमी जितनी ज्यादा होती है, चक्रवाती तूफान उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्या आपको पता है कि चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। चक्रवाती तूफानों के घूमने की दिशाएं भी अलग अलग होती हैं। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। भारत दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए यहां आने वाले चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। भारत में उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे तटवर्ती राज्य चक्रवाती तूफानों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और अब अम्फान नाम का ये तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने ही वाला है। और अब आखिर में हम आपको एक क्रांतिकारी फैसले के बारे में बताते हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों की तकदीर बदलने वाली है। खास तौर पर उन लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं जिन्होंने आजादी के वक्त विस्थापन का दर्द सहा है, जो विस्थापित हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में बसने के बाद भी उन्हें पिछले 73 वर्षों से कोई अधिकार नहीं दिए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य का स्थायी निवासी तय करने के लिए नए नियम बना दिए हैं। इसके मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए शरणार्थी, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समुदाय के लोग और ऐसे सभी लोग जो वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी अब तक वहां के स्थायी निवासी नहीं माने गए, उन सभी लोगों को स्थायी निवासी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या करीब 2 लाख है, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट न होने की वजह से उन्हें न तो राज्य सरकार में नौकरी मिलती थी, न ही उन्हें पंचायत में वोट करने का अधिकार मिलता था, लेकिन अब उन्हें ये सब अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग भी राज्य की नागरिकता ले सकेंगे जिनके परिवार 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से यहां आए थे, लेकिन उन्हें तब कश्मीर में बसने नहीं दिया गया, और उसके बाद ये लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में जाकर बस गए थे। ऐसे करीब 1 लाख लोग हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए ऐसे लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों में बस गए, जिनमें खास तौर पर कश्मीरी पंडित शामिल हैं, उन लोगों में अगर कोई जम्मू कश्मीर में रिलीफ कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो वो भी स्थायी निवासी होने के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि ऐसे लोगों को यह सबूत देना होगा कि उनकी प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में थी, या फिर मतदाता सूची में उनका नाम किसी जमाने में था, या फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर में कभी नौकरी की थी।
बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की वो बेटियां जिन्होंने राज्य से बाहर शादी कर ली थी और जिसकी वजह से उनकी नागरिकता छीन ली जाती थी, अब ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों को भी राज्य का स्थायी नागरिक होने का अधिकार मिल जाएगा। स्थायी निवासी की पहचान के लिए नए नियमों के तहत वो सभी लोग जो 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर उनके बच्चों ने जम्मू कश्मीर में 7 वर्ष तक पढ़ाई की है और वहां 10वीं या 12वीं क्लास की परीक्षा दी है, वो सभी स्थायी निवासी बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी, बैंक में काम करने वाले लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कंपनियों के वो सभी कर्मचारी जिन्होंने 10 साल से ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर में काम किया है, ऐसे लोगों के बच्चे भी राज्य का स्थायी निवासी होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्थायी निवासी का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया है, यानी आवेदन करने के 15 दिन में स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। नियम में यह भी है कि अगर किसी अधिकारी ने तय समय के अंदर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो फिर उसकी तनख्वाह से 50,000 रुपए काट लिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को लागू करने का हम स्वागत करते हैं। जब आर्टिकल 370 समाप्त हुआ, 35A गया, तो जम्मू कश्मीर में जो विरोधी पक्ष के लोग थे, जो इन कानूनों के हक में थे, उन्होंने बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि आपकी जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, यहाँ की ज़मीन चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र ने 15 साल में जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है तो उसको पूरा हक है यहाँ पर बसने का, यहाँ के सारे जो अधिकार हैं उनको प्राप्त करने का। ये बहुत ही अच्छा कानून केंद्र ने बनाया है। इससे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनके भी हितों का संरक्षण होगा। और ऐसे भी लोग हैं जैसे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, बाल्मीकीज हैं, कुछ ऐसे गुरखाज हैं जो जम्मू कश्मीर में कई सालों से रह रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो यहाँ पर नौकरी करते हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के यहाँ पर रहे हैं, उनके बच्चों को भी इसका अधिकार मिलेगा। तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट और जो स्थानीय लोगों के जो इंटरेस्ट है, दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये कानून पास हुआ है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने वाले फैसले ने अलगाववादी सोच को सबसे गहरी चोट दी थी। इसके बाद अब स्थायी निवासी के नियमों में बदलाव से इन लोगों को दूसरी बड़ी चोट मिली है। जो अलगाववादी हैं वो आज बड़े परेशान हैं। कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल हों, ये कह रहे हैं कि नए नियम से जम्मू कश्मीर की आबादी बदलने की कोशिश हो जाएगी, डेमोग्राफी बदल जाएगी। पाकिस्तान भी यही भाषा बोलता है। हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों ने खुद वर्षों तक यही काम किया और आज इन्हें लाखों लोगों को उनका हक मिल जाने से भी परेशानी हो रही है। आपने ये भी देखा होगा कि धारा 370 हटने से पहले ये इस तरह के जो फैसले हैं उनके बारे में सोचना, कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है, वो सारे लोग जो जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हों कभी, वो अब वापस जा सकते हैं। आप वहां जाइए, वहां बस जाइए, अपने मकान बनाइए, रोजगार के नए मौके तलाशिए, व्यवसाय कीजिए। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि हमारे देश में किस उद्योगपति को फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए।
समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। Management of the time teaches you how to work smart, not work hard. But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life. Is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपके बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के, अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि
हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों, ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए,
पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेज यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं,
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री कहे जाने वाले जमशेद जी नुसेरवान जी टाटा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1904 में जर्मनी में हुआ था। वो भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। वर्ष 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए की पूंजी के साथ उन्होंने व्यापार की शुरुआत की थी और मुंबई में मशहूर ताजमहल पैलेस होटल भी उन्होंने ही बनवाया था। झारखंड का जमशेदपुर शहर जमशेद जी टाटा के नाम पर ही पड़ा है। 1911 में उन्होंने यहां पर स्टील प्लांट की स्थापना की थी। आज की तारीख में टाटा ग्रुप में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। आज ही के दिन वर्ष 1974 में 3D पजल गेम रूबिक्स क्यूब दुनिया के सामने पहली बार रखा गया था और इसे हंगरी के मूर्तिकार और आर्किटेक्ट एर्नो रूबिक ने बनाया था। सबसे पहले रूबिक्स क्यूब में 6 रंग हुआ करते थे। देखने में यह भले ही आसान लगता हो, लेकिन इस पहेली को हल करना आसान काम नहीं है। इसके आविष्कारक एर्नो रूबिक को अपने ही आविष्कार को सुलझाने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था और इस क्यूब को किसी इंसान द्वारा सुलझाए जाने का सबसे कम समय है 3.4 सेकंड। वर्ष 1913 में आज ही के दिन भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे और वर्ष 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीवा रेड्डी सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति से बनाए गए देश के पहले राष्ट्रपति थे और वो तत्कालीन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे। नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और फिर इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और राष्ट्रपति बनने से पहले वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। मशहूर नाटककार और पटकथा लेखक विजय तेंदुलकर का निधन आज ही के दिन वर्ष 2008 में हुआ था। सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी और 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला नाटक लिखा, उसका निर्देशन किया और उसमें अभिनय भी किया था। उन्होंने कई मशहूर हिंदी फिल्मों की पटकथा भी लिखी थी, जिनमें आक्रोश, अर्धसत्य और कई मराठी फिल्में शामिल हैं। मशहूर नाटक घासीराम कोतवाल भी विजय तेंदुलकर ने ही लिखा था और दुनिया भर में इस नाटक का 6000 से भी ज्यादा बार मंचन हो चुका है। वर्ष 1984 में विजय तेंदुलकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और ब्रिटिश मूल के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1934 में भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। रस्किन बॉन्ड को खासतौर पर बच्चों के लिए लिखी कहानियों और उनके उपन्यासों के लिए याद किया जाता है। वो प्रकृति के बहुत करीब माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पहली लघु कथा वर्ष 1950 में सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में लिखी थी और इसका शीर्षक था अनटचेबल। अपने 60 वर्षों के करियर में उन्होंने 500 से ज्यादा लघु कथाएं, नॉवेल्स और बच्चों के लिए 50 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उन्हें वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी अवार्ड, फिर 1999 में पद्मश्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बड़े शहरों की भागदौड़ और प्रदूषण से दूर रस्किन बॉन्ड इस समय मसूरी में रहते हैं। सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने दिल्ली में अपनी नौकरी छोड़कर मसूरी में बसने का फैसला किया था और हम ये कहेंगे ये फैसला बहुत अच्छा था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए पॉजिटिविटी में बहुत ताकत होती है, इसलिए अपने मुश्किल समय में हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। विजय आपकी ही होगी। नमस्कार।